लास्ट लेक्चर में आई थिंक सैटरडे को, राइट, उसी के अंदर हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड देखा था ना। मतलब पॉइंट समझ में आ गया रहेगा आपको। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका कुछ सिर्फ पैसा कमाना एम नहीं होना चाहिए। They should have some social responsibility also, right? Yes. Normally, if you say that कि what is the main motto of a business organization, तो आप बोलोगे सर अर्निंग प्रॉफिट। सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है, मेन एम क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। बट ये चैप्टर कुछ अलग बता रहा है हम लोग को, क्योंकि ये बोल रहे कि पैसा कमाओ, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी कुछ सामाजिक जवाबदारी भी होनी चाहिए कंज्यूमर के प्रति, जैसे कि उनको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, पैसा ले रहे हो ना, कमाओ पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के प्राइसेस रीजनेबल होने चाहिए, सोशल में एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए कंज्यूमर का, आफ्टर सेल सर्विस देना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आई थिंक मुझे लास्ट लेक्चर में किए थे। यस और नो? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, टेक्स्ट बुक की जरूरत भी नहीं, आज भी नहीं जरूरत। घर पे जाओ और जला दो। एम्प्लॉय नाउ, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड टू देयर एम्प्लॉय क्या होती है? क्वेश्चन समझ में आया? अगर आप बिजनेसमैन हो, फ्यूचर में जॉब नहीं करोगे, कोई शॉप डालोगे, कोई कंपनी डालोगे, 4 लोगों को काम पे तो रखोगे? 40 छोड़ो, 400 छोड़ो, 4 रख पकड़ के चलते, ये छोड़ो, एटलीस्ट 3 to 4 people are working under you. अगर if you have a big organization, then there is more employees. छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो कम एम्प्लॉय मिनिमम 10 तो होते ही है, पकड़ के चलते 10 एम्प्लॉय आपके पास काम करते। आपका ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है, बिजनेस है, तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं आपके एम्प्लॉय की? तो यू कैन सी दैट माय एम्प्लॉयज आर वर्किंग हियर, तो मेरी कुछ जवाबदारी है, जैसे मैं उनसे काम करवा के नहीं लूंगा, काम कराने के अलावा भी उनको कुछ सर्विसेज मुझे देने चाहिए। तो व्हाट आर द सर्विसेज आई हैव टू गिव? मेरा बिजनेस है, मैं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, यस सर, so what is my responsibility towards to my employees, those who are working under me? विश्वास है, कोमल है, so many people are working under me, what is my responsibility? तो मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट नंबर 1, टेल मी, जॉब सिक्योरिटी। और देखो पढ़ने के बुक क्या बताएगा हम लोग को? बुक कुछ नहीं बताएगा, हम लोग को पता है सब ऑलरेडी क्या लिखना है। देखो जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? एज अ ऑर्गेनाइजेशन आई शुड नॉट हैव टू कीप my employee on a temporary basis. I should have to appoint them on a permanent basis. कौन समझ में आया क्या? मैं I always use simple English, those who can understand. समझ में आया ना मैंने क्या बोला? As a business organizer, I'll repeat my sentence again. Please listen to carefully. आपको ये बात बहुत अच्छी लगेगी और टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। As a business organization, I should not have to appoint my employee on a temporary basis. I should have to appoint my employee on a permanent basis. मुझे मेरे एम्प्लॉय को टेम्पररी नहीं रखना चाहिए, मुझे उनको परमानेंट बेसिस पे रखना चाहिए। अब पॉइंट समझ में आया? अब क्यों रखना चाहिए परमानेंट, क्यों नहीं रखना चाहिए टेम्पररी? एग्जाम्पल, आप मेरे पास टेम्पररी काम करोगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेम्पररी काम करोगे 6 महीने 4 महीने, तो काम इतना अच्छे से नहीं करोगे। क्यों? 3 महीना तो करना है क्या करने का? ये फीलिंग्स आती है कि नहीं? जब मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों अच्छे से करना चाहिए मुझे? बिकॉज मैं डर के मारे अच्छा करूं या बुरा करूं, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, परमानेंट है, जॉब चला जाएगा, मेरी एक हरकत से मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ हरकत नहीं करेगा जिससे मेरा जॉब पे नुकसान हो जाए। So government is giving the job security. That's why people are well disciplined and they go to the office, right? काम करे नहीं करे बात अलग है, लेकिन they go to the office properly. Why? Because it's provide you job security. जब मुझे जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, then I will work honestly. बराबर ना? मैं अच्छे से काम करेगा। अगर मुझे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मुझे छोड़ के दूसरी जगह पे जाना ही है, तो I will not work properly. मैं अच्छे से काम नहीं करेगा। एम्प्लॉय कब अच्छे से काम करेगा? जब उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगा। यस और नो?
आपको मालूम है जिंदगी भर इधर ही काम करना है तो आप अच्छे से काम करोगे। आपको ये मालूम है अगर आप 2 दिन के लिए इधर हो, 5 दिन के लिए इधर हो, 2 महीने के लिए इधर हो, 5 महीने के लिए इधर हो, यू विल नॉट वर्क प्रॉपरली। सो दैट्स व्हाई अगर मुझे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, तो व्हाट आई हैव टू डू, तो उनको परमानेंट बेसिस पे सी मेरा कंपनी कब चलेगा, जब मेरे एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे। और एम्प्लॉय कब अच्छे से काम करेंगे, जब मैं उनको परमानेंट करूँ। तो माई कंपनी परफॉर्मेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय। If they work properly, then I will get the performance. So point was simple. So I have to provide job security to my employee. So they will work properly and they will provide me the performance. बराबर ना? So I should not have to keep my employee on a temporary basis. Point number 1, understood? 2, fair remuneration. ओके, फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर का मतलब अच्छा, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी। मुझे मेरे एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी देना चाहिए, करेक्ट है? अगर ये लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं और मैं उसको 200 रुपए निकाल के दो और जा एंजॉय के लिए अपनी जिंदगी, गाली नहीं देंगे पीछे से मेरे को? देंगे कि नहीं देंगे? कौन देता है? कौन देगा मेरे को? दिखा जाएगा। पॉइंट बराबर बोला आपने, सही बोला। अगर कोई अपने से 12 घंटा 14 घंटा काम करके लेता है और अगर हमारी मेहनत का हमें सही दाम ना मिले तो बुरा लगता है। बुरा लगेगा कि नहीं? सो फेयर सैलरी यही है, आप अपने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन के साथ साथ यू शुड हैव टू प्रोवाइड मॉनिटरी फैसिलिटी एंड नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी। सर मॉनिटरी फैसिलिटी, मॉनिटरी का मतलब होता है जैसे कि उनको कैंटीन फैसिलिटी देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना चाहिए। नॉन मॉनिटरी का मतलब उनको प्रमोशन देना चाहिए, उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन देना चाहिए, उनका ट्रांसफर होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए, सैलरी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स आई हैव टू डू फॉर माय एम्प्लॉय, तब मेरा एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा। सो नो, इफ यू नो दैट यू आर गेटिंग परफॉर्मेंस एवरी ईयर, यू विल वर्क प्रॉपरली। आपको मालूम है हर साल के बाद मेरे को रेटिंग मिलने वाला, प्राइवेट कंपनी में होता है। प्राइवेट कंपनी में हर 1 साल के बाद रेटिंग दिया जाता है, ए रेटिंग, बी रेटिंग, सी रेटिंग, डी रेटिंग। डी रेटिंग मिला, कंपनी जॉब पे से निकाल देती है। सी रेटिंग मिला तो कंपनी 6 महीने का और टाइम देती है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का। 6 महीने में परफॉर्मेंस इंप्रूव किया तो सेटल है, नहीं किया तो निकल देगी। बी रेटिंग वालों को सैलरी हाइक नहीं मिलती है, मिलती है तो आई थिंक 7% मिलेगा, हाइक मिलेगा। मतलब मेरा अगर 10,000 है तो 7% मेरा इंप्रूव होगा। अगर मुझे ए और ए प्लस मिला है तो इसका मतलब मेरा सैलरी 25% से ज्यादा मिलेगा। और मेरे को ए प्लस मिला है तो मैं एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बनेगा। आर यू गेटिंग इट? हर आप ये फेस करोगे, आप लोग ये फेस करोगे, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, तो यू हैव टू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर। नाउ प्राइवेट सेक्टर में आपका परफॉर्मेंस ग्रो कैसे होगा, आपका सैलरी ग्रो कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ओनली, राइट? तो आप अच्छे से काम करोगे तभी तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। लेकिन आप अच्छे से काम कब करोगे? जब कंपनी आपको फेयर रेम्यूनरेशन देगी, अच्छा सैलरी देगी, अच्छी सैलरी के साथ फैसिलिटी देगी। यस और नो? अगर मुझे कोई कंपनी में जॉब मिला, वहां पर मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रहा है, यस और नो? मुझे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रहा है, मुझे पिकअप एंड ड्रॉप मिल रहा है, मेरे को प्रमोशन अच्छे से मिल रहा है, मेरे को सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो किसी कंपनी शायद आप नहीं छोड़ना चाहोगे। यस और नो? तो दैट्स व्हाई एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या करना चाहिए? एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टू give my employee fair salary. Along with the fair salary, I have to provide monetary and non-monetary benefit. Monetary and non-monetary बताया मैंने अभी। One understood? Excellent. Second, third. Sorry? Health and safety measure. बेटा ये पॉइंट बताता हूँ मैं। See, if suppose if I have a factory, फैक्ट्री में मशीन में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, सर नो बेटा? अगर मेरे फैक्ट्री में मशीन है, मशीन में वर्कर्स काम करते हैं, तो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या करना चाहिए मालूम है क्या? मुझे रेगुलरली वो मशीन का मेंटेनेंस एंड रिपेयर अच्छे से करना चाहिए। ये तो सेफ्टी हो गया ना वर्कर्स के लिए, सेफ्टी हो गया। अगर आप मशीन पे काम कर रहे हो, ऐसी मशीन पे ज्यादा बहुत लाइफ का डेंजर है, ऐसे से बहुत सारे फैक्ट्रीज है जहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, जहाँ पे लाइफ डेंजर में आती है, लोग फिर भी काम करते हैं। तो ऐसे मशीन्स का अगर आप काम करें तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड हैव टू मेंटेन द फैक्ट्री,
मुझे वो मशीन को मेंटेनेंस प्रॉपरली करना चाहिए, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपरली रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे वर्कर्स को, मेरे एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, सेफ्टी मिलेगा। यस और नो, करेक्ट है। तो इन दैट केस और अच्छे से और क्या कर सकता हूँ, तो जो एम्प्लॉय और जो वर्कर मेरे फैक्ट्री में काम करता है उनके लिए मैं इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगा। इफ सपोज समथिंग इज हैपन विथ माय कंपनी और फैक्ट्री, I will provide them accident benefit, personal accident benefit and other benefit to them। मतलब शॉर्टकट में उनका हेल्थ और उनका सेफ्टी का मुझे ध्यान रखना है। आप मेरे एम्प्लॉय हो ना, तो आपकी हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा, एम्प्लॉयर रखेगा। आपकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, आपका मालिक रखेगा। यस और नो। तो मुझे मेरे एम्प्लॉय के लिए हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है बाय कीपिंग योर मशीनरी वेल मेंटेन, बाय कीपिंग योर मशीनरी वेल रिपेयर, बाय कीपिंग योर मशीनरी वेल मेंटेन, राइट। पॉइंट नंबर, सॉरी, गुड मॉर्निंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग, गुड मॉर्निंग तो हो गया। गुड मॉर्निंग लिखा है, मैं डबल वर्किंग लिखा, मैं एक मॉर्निंग वाला वर्किंग और एक मेरा वाला वर्किंग। खुश, हैप्पी, तेरे वजह से मैंने काट दिया। तो ना बात बहुत सिंपल है। कल कोई बोला था कि एक टॉपिक निकला था कि एम्प्लॉय के बीच में और कंज्यूमर के बीच में संबंध अच्छा होना चाहिए, याद है? रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक निकला था। रिलेशनशिप मतलब, रिलेशनशिप मतलब क्या, रिलेशनशिप मतलब क्या, संबंध ही होता है ना। ओके, तो पॉइंट ये कहता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इट शुड बी गुड मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो मालिक और नौकर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। So if suppose if any query has any employee, employer has to solve immediately। और पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मेरे एम्प्लॉय को कुछ क्वेरी है, अगर मेरे एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे एम्प्लॉय का कोई कंप्लेंट है, एज अ ओनर, एज अ एम्प्लॉयर, मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू इमीडिएटली रेक्टिफाई, आई हैव टू इमीडिएटली रिजॉल्व, आई हैव टू इमीडिएटली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माय एम्प्लॉय। भाई उससे क्या होगा बोलो? अगर आप मेरे पास काम करते हो, आपकी कंप्लेंट को मैंने सॉल्व कर दिया, आपके प्रॉब्लम्स को मैंने हटा दिया, आपके जो भी तकलीफ है, क्वेरी है, उसको रिमूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा बोलो? आपका और मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। यस और नो? तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप है, इट शुड बी गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप। समझ में आया? गुड रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको डेट पे लेके जाएगा, कॉफी पिलाएगा, चाय पिलाएगा। इट डजंट मीन दैट, राइट? इट शुड बी लाइक दैट, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट है, क्वेरी है, उसको रिजॉल्व करना है। अंडरस्टूड? वेरी। और कुछ प्रॉब्लम? ओके, पॉइंट नंबर 4 कंप्लीटेड। अरे बोल, पॉइंट भी नहीं बोल पा रहे हो। समझ गया मैं, मेरे को देखना पड़ेगा। रिकॉग्निशन ऑफ क्रेडिट। एक पॉइंट में जो लिखा है वही बताऊंगा। Business organization should have to maintain the peace in the organization. So each and every business organization have to maintain the peace, industrial peace in the organization. Point number 1 जो टेक्स्ट बुक में उसको रिपीट करता हूँ। As a business organization, I have to maintain the industrial peace in my organization. Peace का मतलब होता है शांतता। तो मुझे मेरे फैक्ट्री के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? I have to maintain the peace, शांतता, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए। रीजन आई टेल, ये पॉइंट क्यों आया बताता हूँ। बहुत सारे फैक्ट्री में स्ट्राइक होता है, लॉकआउट होता है, तालेबंदी होता है, वर्कर्स हड़ताल पे जाते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं ना। अभी देखा आपने, आज ये स्ट्राइक है, आज मुंबई बंद, आज ये स्ट्राइक है, आज भारत बंद। ऐसा ना, बीएसटी वर्कर्स गए स्ट्राइक पे और बस बंद है ना, ऐसे आपने देखा है। सो पॉइंट क्या था, ये सब चीजें ना होनी चाहिए।
तो एज ए एम्प्लॉयर मुझे क्या करना चाहिए? एज ए एम्प्लॉयर आई हैव टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस इन माय ऑर्गेनाइजेशन, मुझे शांतता बनाए रखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या एफर्ट डालना पड़ेगा? आई शुड नॉट हैव टू फॉलो द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश अंग्रेजों के रूल्स को मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत में आके क्या किया था? एक ही चीज उन्होंने दिमाग लगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेजों ने यही किया ना हमारे भारत में। आज हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा लगा के दोनों को अलग कर दिया। दैट्स पॉलिसी इज कॉल्ड ब्रिटिश पॉलिसी, दैट्स नोन एज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। चले गए, फिर भी 75 साल हो गए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश रूल। तो मुझे एज अ मेरे फैक्ट्री के अंदर क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय के बीच में क्या करना चाहिए? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज नहीं करना चाहिए। मतलब दो एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा लगाना नहीं चाहिए। आपने देखा रहेगा मूवीज के अंदर जो यूनियंस होते हैं, यूनियन के जो लीडर्स होते हैं, उनको पैसा देने के बाद, पैसा खिलाने के बाद एम्प्लॉयर अपना काम निकाल के लेता है। ऐसे मूवीज में हम लोग ने देखा था। तो सेम हियर ऑल्सो, एज अ एम्प्लॉयर मुझे क्या नहीं करना चाहिए? आई शुड नॉट हैव टू फॉलो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन अमंग्स द एम्प्लॉय। तो इट शुड बी क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द इंडस्ट्री। इट क्रिएट इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? अगर आपने फॉलो किया डिवाइड एंड रूल, तो इट मे बी कम्स स्ट्राइक्स, इट्स मे बी कम्स लॉकआउट, हड़ताल हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज, दो ही चीजें करना है आपको, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं फॉलो करना चाहिए, और आपको ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन देना चाहिए। ट्रेड यूनियन का मतलब वर्कर्स की यूनियन होती है हर फैक्ट्री के अंदर। तो वर्कर्स की यूनियन को इंस्पिरेशन देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को लिसन करना चाहिए, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना चाहिए। तो यू शुड हैव टू सपोर्ट ट्रेड यूनियन, यू शुड नॉट हैव टू फॉलो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। पॉइंट ये कह रहा था, बराबर? नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते। चलो एक एक क्वेश्चन, ये पॉइंट पढ़ाने से अच्छा प्रैक्टिकल में समझा। तो आप अभी एफआईजीएससी में हो, आप 5 साल और पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, मुझे नहीं लगता आप लोग कोई घर पे बैठोगे, कहीं ना कहीं तो इंटरव्यू पे डेफिनेटली जाओगे। इंटरव्यू चलो 1 साल अपना वेस्ट गया सर्च करने में जॉब, फाइनली जाके 6 साल के बाद, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, आफ्टर 5 इयर्स और 6 ईयर लेटर, आपको एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू में बुलाया और आपका सिलेक्शन हो गया। अज्यूम करो आप कंपनी को ज्वाइन करोगे, आपके काम का आज पहला दिन है। अज्यूम करो 6 साल के बाद आज जॉब पे आपका फर्स्ट डे, और मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, मालिक, और मैंने बोला आपको चलो काम करो। का काम मालिक बोलेगा नहीं काम करो, हाँ छुट्टी जॉब पे, चलो पिकनिक करते हैं। इज इट लाइक दिस? ऐसा तो काम करना तो पड़ेगा ना। लेकिन आपके दिमाग, आपके देखो चेहरे कैसे पड़े हुए, मतलब किसी को कुछ मालूम नहीं है, ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों मालूम है? क्या काम करोगे? क्वेश्चन यही था ना आपके दिमाग में। मैंने बोला काम करो, आप ये सोच रहे हो कि क्या काम करें। तो काम करने के पहले मुझे क्या देना चाहिए? यस और नो? तो हर एक, अभी अभी आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, थ्योरेटिकल है जाने दो। जब भी आप जॉब पे जाओगे ना, आपको कंपनी के हिसाब से कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे मुझे याद है मैंने जब बिरला लाइफ ज्वाइन किया था, तब मुझे बेटा कम से कम मुझे लगता है हम लोग को 12 दिन का ट्रेनिंग दिया था। ये 12 दिन में हम लोग को समझा। पहले दिन में क्या समझाते हैं कंपनी का, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उस कंपनी के मालिक, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पता होना। मुझे मेरे मालिक ही नहीं पता तो फिर मैं कैसे काम कर रहा हूँ? रिलायंस कंपनी जॉब कहाँ करता है? रिलायंस ओनर को ये क्या होता है? मतलब इट्स क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी के बारे में मुझे मालूम होना चाहिए, उसका टर्नओवर कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके ओनर कौन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, उनके चेयरमैन कौन है। सर नो ज्यादा दूर की अपने को 10 कंपनी का नहीं चाहिए, लेकिन जिस कंपनी में मुझे जॉब मिल रहा है, जिस कंपनी का मैं पगार ले रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए। आई डोंट वांट अनदर कंपनी का इंफॉर्मेशन। एटलीस्ट जो कंपनी मेरा मालिक मुझे सैलरी दे रहा है, आई शुड नो द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट। तो फर्स्ट डे पे आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कंपनी के बारे में। दूसरे दिन में आपको ऑपरेशन, जिस जिस फील्ड में आप जॉब करने वाले हो, अब तेरा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड एंड कैटेगरीज आर देयर। आप एडमिन में हो तो एडमिन रिलेटेड, ऑपरेशन में हो तो ऑपरेशन रिलेटेड, फ्रंट ऑफिस में हो तो फ्रंट ऑफिस रिलेटेड, मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स में हो तो सेल्स रिलेटेड। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा तब आप काम अच्छे से कर पाओगे। आपका परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होगा? व्हेन यू विल रिसीव द ट्रेनिंग। अगर मैंने ट्रेनिंग ही नहीं दिया और आपको काम करने बोला, आप कैसे काम कर लोगे? आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होगा? नहीं होगा। प्लस इसके होने के बाद एजुकेशन दिया मैंने,
आई हैव प्रोवाइड यू एजुकेशन नाउ, 12 दिन हो गए अभी, नाउ यू आर थॉरली अपडेटेड, आपको पता चल के आपको क्या काम करना है, नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क, बराबर। तो काम स्टार्ट किया। नाउ जब आप काम करना चालू कर देते हो, 6 महीने हो गए, कंपनी की पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते हैं, टैक्सेशन प्लान पॉलिसी चेंज होती है, यस और नो, बैंकिंग के रूल्स चेंज होते हैं। जैसे कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था, हर हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक में ना हम लोग का सैटरडे हम लोग का ट्रेनिंग सेशन होता था 4 बजे से लेके 6 बजे तक, और सेशन का नाम था स्क्रीलिंग एंड ड्रिलिंग। हम लोग सेशन का नाम दिया, मतलब एवरीवन नोज दैट कि एवरीवन, अभी तुम लोग इतना सैटरडे को ज्यादा एडवांटेज देते ना, तुम लोग के लिए सैटरडे संडे एक ही है। जब आप काम करते हो तो सैटरडे का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन ना फुल वर्किंग डेज काम कर, 12-12 14-14 घंटा करने के बाद जब सैटरडे आता है तो बैंक 2 बजे बंद हो जाती है, बराबर। 2 बजे बंद होते तो हम लोग खुश रहते कि यार 2 बजे बंद हुआ, सैटरडे हाफ डे मिलेगा। सैटरडे मतलब अपने वाले नाइट सेशन होता था, राइट, नाइट सेशन मतलब घूमने फिरने का, राइट, और संडे पूरा दिन मिलता था, तो अपने को बेनिफिट पता चलता है सैटरडे का एडवांटेज। और मैं 2 बजे के बाद काम करना बंद कर देता था, पहले ही बंद कर देता था, और जैसे ही निकलने का तैयारी, बैग पैकिंग कर, मैसेज आता था बॉस का, 4 PM स्क्रीलिंग एंड ड्रिलिंग। कितना गाली दिया जाता था, सोचो। आपने सैटरडे, मतलब आप जब जॉब पे जाओगे, आपने एक डेट फिक्स किया है, किसी को मिलने जाना है, किसी का अपॉइंटमेंट है, किसी को डेट पे लेके जाना है, और बॉस का मैसेज आता है स्क्रीलिंग एंड ड्रिलिंग। समझ रहे हैं कितना बुरा लगता रहेगा तो स्क्रीलिंग और ड्रिलिंग का। लेकिन ये सेशन क्यों होते थे? ये सेशन से हम लोग को, अगर कंपनी के अंदर नए कुछ चेंजेस हुए हैं, प्रोडक्ट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है किसी कंपनी ने, या फिर कंपनी के कुछ प्लान चेंज हुए, कंपनी की कुछ पॉलिसी चेंज हुए, बैंक के अंदर अकाउंट से रिलेटेड कुछ अपडेट आया, तो हर हफ्ते उसका स्क्रीनिंग और ड्रिलिंग का प्रोग्राम हुआ करता, ताकि मैं, जब मुझे पता रहेगा तब मैं अपने कस्टमर्स को गाइड करूंगा। यू आर द एम्प्लॉय, इफ यू डोंट नो द रूल, तो हाउ यू आर गोइंग टू गाइड योर कस्टमर? आप बैंक में बैठ रहे हो, कस्टमर को कैसे आप हैंडल करोगे जबकि आपको खुद को ही नहीं पता, यस और नो? सो दैट्स व्हाई as a business organization they have to provide education and training to their employee। इससे मेरा ही भला होने वाला है, क्यों? मेरे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। जब मेरे एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे तब मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, यस और नो? So point number 6 is here, workers participation in management। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 7। मैंने पिछले साल लास्ट ईयर आपको FYJC में ना ओसी में, मुझे मालूम है, मैंने ये पढ़ा है, एक ट्रायंगल था, यहाँ पे 1 2 3 टॉप लेवल, और उसके नीचे पे आता है मालूम है, एम्प्लॉय। ये सारे मैनेजर है ना, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, और उनके अंदर काम कौन करता है? एम्प्लॉय। तो पॉइंट क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या? जो एम्प्लॉय है ना बेटा, देखो आप, ये कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कौन है? मतलब यहाँ पे जो यू कैन से दैट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, ये आपका सुपरवाइजर, ये आपका वर्कर। अब क्या बोल रहा है कि जब भी मैनेजमेंट के अंदर कोई डिस्कशन होता है, कोई टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेशन होता है, तो वर्कर्स और एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये ऐसा पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। मतलब मैनेज, सी इफ कंपनी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, मेरी कंपनी को कोई प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूं, तो उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने के लिए आई शुड हैव टू इनवाइट माय वर्कर्स। अभी वर्कर्स को क्यों इनवाइट करना चाहिए? रीजन, ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है? एम्प्लॉय। तो ज्यादा नॉलेज किसको रहेगा? वर्कर्स को रहेगा, बराबर है ना? तो वर्कर्स को आपको क्या करना चाहिए? व्हेन द कंपनी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए? वर्कर्स को इनवाइट करना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। किसके लिए? यू शुड हैव टू लिसन हिज एडवाइस, यू शुड हैव टू लिसन हिज सजेशन, यू शुड हैव टू, अगर उसका आप एडवाइस सुनोगे, आप उसके सजेशन उसको पूछोगे, तो दे विल बिकम अ सेल्फ मोटिवेटेड, उनको अच्छा लगेगा। मैं अगर आपको पूछ के अगर कुछ काम करेगा, मैं आपका मालिक है, अगर सपोज इफ आई एज अ वर्कर हमको कोई ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मैनेजमेंट में बुला रहा हूँ, आपसे सजेशन ले रहा हूँ, आपसे राय ले रहा हूँ, आपसे एडवाइस ले रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा।
अरे वाह सर ने मुझे पूछा है और मेरे हिसाब से चल रहे, सो यू विल बी बिकम अ सेल्फ मोटिवेटेड, राइट? सो पॉइंट क्या था, each and every business organization have to participate their worker into the management. They should have to listen the suggestion and advice from the worker when the company facing any problem. ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। जब कंपनी को किसी प्रॉब्लम्स में फंस जाती है कंपनी, तो वर्कर्स को पूछना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर द ग्राउंड लेवल, बिकॉज दे नो वेरी वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली एंड दे नो द सॉल्यूशन आल्सो। सो दैट्स व्हाई वर्कर हैज टू बी गेट इनटू द मैनेजमेंट। वर्कर्स को मैनेजमेंट में आना चाहिए, वो अच्छी से जानते हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएंगे। ये मैनेजर कुछ काम के नहीं है, बराबर? सब वर्कर से मतलब वर्कर्स को इन्वाइट करो, बेस्ट पार्ट। प्रमोशन, now listen to me carefully, this point is a very much simple as that. now reality पे बात करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल। जब आप काम पे जाओगे तब आपको एक प्रॉब्लम फेस होगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, जो मैं फेस किया था और मेरे को होता था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। रीजन, जब आप काम करते हो ना किसी कंपनी में, जैसे मैं सेल्स में था, तो क्योंकि दूसरा कोई जॉब मिलता था लेकिन सैलरी कम होती थी, तो मैं इतने पगार में मैं अपना गुजारा नहीं कर सकता 15-20 हजार में। तो वो मैंने देखा कि मार्केट में सबसे ज्यादा सैलरी कौन से पोजीशन में मिलती है, तो मार्केटिंग और सेल्स वालों को पेमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन उसका काम भी बहुत बेकार होता है, हार्डवर्क वाला रहता है। तो मैंने बोला हार्डवर्क तो वैसे भी अभी सारा काम करने के लिए पैदा हुआ है, तो हार्डवर्क वाला ही काम करते हैं, तो सैलरी तो अच्छा मिलेगा, काम तो इधर भी करना है, काम उधर भी करना है, तो बैठ के काम करने से अच्छा एसी और लैपटॉप नहीं चाहिए अपने को, हार्डवर्क वाला काम मैंने चूज किया। तो मैंने सेल्स में चला गया। सेल्स में मैं काम करता था, मेरे बॉस के अंदर कम से कम 7 से 8 लोग हुआ करते थे। भाई क्या होता था मालूम है क्या, हर एक टीम के अंदर आपके पास 7 जन जब हो गए ना, 7 या 8 लोग, उसके अंदर हर एक 7 या 8 जन में 1-2 जन चमचे रहते हैं बॉस के। चमचे चमचे इन द सेंस, मतलब आप अभी इधर में चमचा स्पून में बोलता है, बट पॉइंट क्या मालूम है क्या, दे विल गिव द अपडेट। जैसे कि आप कोई घर पे जल्दी चला जाए, चुगली कर देते, मतलब। और सी it comes every year when we talk about the promotion after 1 year, boss will get promoted to that दो चमचे को, समझ में आया? तो प्रमोशन किसको मिलता था, जो बॉस को मीठा मीठा बात करते थे, बॉस को काम तो कम करते थे लेकिन बॉस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे थे। तो ये प्रॉब्लम अपने को, जो ईमानदारी से काम करता है उसको प्रमोशन नहीं मिलता, और जो साला चमचेगिरी करते हैं उसको बराबर प्रमोशन मिलता है। ये एक्चुअली रियलिटी है प्राइवेट में, जो इवन यू कैन से दैट इन हमारे टीम में 3-4 लड़के अभी थी, तो ऐसा नहीं है किसी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज ओनली। तो जो अच्छे से बॉस से रिलेशनशिप मेंटेन करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा, ये रियलिटी है। मूवीज देखते हो आप लोग, जो अच्छे से बात नहीं करेगा, जो हार्श रहेगा, अपना बहुत एकदम सिंपल काम था, मैं अपना टाइम पे काम करता था, टाइम पे घर पे जाना पसंद करता था, मैं एक्स्ट्रा काम करना पसंद नहीं करता था, मैं काम पे भी कम काम करता था, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम पे काम करेगा। सीधी सी बात है, मैं अपने काम के अंदर कम काम करता था, तो एक्स्ट्रा ओवर टाइम मेरे से तो नहीं होता। तो फिर बात बहुत सिंपल है, जब व्हेन यू सी, अभी एक इसके अंदर बात करेंगे, जब प्रमोशन मिलता है एम्प्लॉय को, तो भाई प्रमोशन परफॉर्मेंस पे बेसिस पे मिलना चाहिए, ये पॉइंट है। सो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन should have to give the promotion, should have to give the transfer, but transfer or promotion on the basis of performance. पॉइंट समझ में आया? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को ट्रांसफर देना चाहिए, उनको प्रमोशन देना चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, बट ये सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आया? राइट? So these are the points. This is called career opportunity. If I don't get promotion, तो what will be happen? क्या होगा अगर आप मेहनत करने के बाद भी अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, 1 साल आपने देख लिया, 2 साल देख लिया, तीसरे साल भी देख लिया, क्या करोगे बोलो? छोड़ दोगे, दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे? यस और नो? अगर आपको एक ही कंपनी में ग्रोथ मिल रहा है, एक ही कंपनी में प्रमोशन मिल रहा है, आफ्टर यू आर पुटिंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी क्विट, राइट? आप कंपनी नहीं छोड़ोगे, फ्रैंक एकदम क्लियर बात कर रहा हूं। अगर मेहनत करने के बाद भी अगर आपको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है, एफर्ट्स करने के बाद भी अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तब इतने अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी लूज करे, तो ये लॉस मेरा नहीं है, लॉस उनका है, बराबर है कि नहीं? तो मेरे को तो कहीं पर भी जॉब मिल जाएगा, बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग, सो मुझे कहीं पर भी प्रमोशन मिल जाएगा व्हेन आई पुट एफर्ट्स, तो लॉस उनका है। सो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, दे शुड हैव टू प्रमोट देयर एम्प्लॉय, दे शुड हैव टू गिव द ट्रांसफर एंड इंक्रीमेंट टू देयर एम्प्लॉय, बट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस।
You should have to provide the career opportunity to your employee. You should career opportunity कैसे होता है? मेरी कंपनी तो बताता हूँ। मेरे कंपनी में क्या हुआ था, जब मैंने क्विट किया था तो हमारी कंपनी ने हमारे सारे जो टीम मेंबर्स थे उनको दुबई शिफ्ट किया। दुबई में अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे जाना नहीं था तो मैं नहीं गया। अब मेरे से जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना गांव से आए थे, मतलब जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ही थे सब। कोई यूपी से आया था, कोई गुजरात से आया था, मतलब वो लोग अपने, तो वो लोग को मुंबई में रहे या दुबई में रहे, व्हाट्स मेक अ डिफरेंस। वैसे भी वो फैमिली को छोड़ के आए थे, तो हमारी टीम में मैक्सिमम मेंबर्स थे वैसे ही थे सारे। तो जिनको जाना था दे विल गो टू द देयर, मतलब दुबई। So they get the promotion as well as career opportunity. So as a business organization, you should have to provide the promotion. You should have to give the career opportunity to your employee also. उनको मिला अच्छा, उधर सैलरी उधर डायरेक्ट उधर 4 टाइम्स ज्यादा हो गया, क्योंकि दुबई के हिसाब से तो पगार ज्यादा ही मिलेगा ना। अगर यहाँ पे 30 है तो उधर 120 हो गया डायरेक्टली, तो उधर एक्सपेंसेस भी ज्यादा है। 50,000 तो अपना रेंट में, हाउस रेंट में चला जाता है। बिना गाड़ी के घूम नहीं सकते हो, मतलब अगर दुबई में काम कर रहे हैं मतलब यू शुड हैव अ 4 व्हीलर, बिकॉज धूप वहां पे धूप बहुत ज्यादा होती है, तो यू कैनॉट वॉक ऑन द रोड, राइट। रोड पे आप चल के नहीं जा सकते वहां पर, इतनी 52 53 टेम्परेचर होता है। मतलब आप यहाँ से, मुझे लगता है कि अगर आप भाटला देवी मंदिर तक जाओगे ना तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे अपने आप को, एग्जॉस्ट हो जाओगे, डिहाइड्रेट हो जाओगे, पानी चलेगा, आपको पानी चाहिए। तो ये क्लाइमेट है दुबई में। तो आपको दुबई में जॉब करना है, इसका मतलब आपको आपके पास खुद के पास व्हीकल्स भी होना चाहिए। तो घर ले लो, व्हीकल्स ले लो, घर घर वालों से दूर रहो, इतना किसी ने सिखाया है, तो मैं भाई इधर ही रहे। कब मिलेगा चलेगा, बोला अपना इंडिया बेस्ट है। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। चलो, एनीवे, नाउ this point is also very good. Proper grievance. प्रॉपर ग्रीवेंस, ये ग्रीवेंस क्या होता है? ये डिपार्टमेंट है। Each and every business organization should have a grievance department in their organization. Listen to me carefully. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए? ग्रीवेंस। और सर एक ग्रीवेंस मतलब डिपार्टमेंट क्या होता है? ग्रीवेंस डिपार्टमेंट का मतलब होता है, अगर कोई एम्प्लॉय को कंप्लेंट करना है, अगर कोई एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है, अगर कोई एम्प्लॉय के बॉस के साथ उसका रिलेशनशिप खराब है, तो अभी मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे बॉस का, तो मैं कहा जाएगा? मेरे बॉस के पास ही जाएगा? तो नहीं ना। आपको अगर आपके बॉस का कंप्लेंट करना है तो आप कहाँ जाओगे? बॉस के पास ही बोले आपका कंप्लेंट करेगा। ऐसे तो नहीं। तो कंपनी के अंदर एक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है। यू कैन फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट योर बॉस एट योर। तो कंप्लेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? आपको बुलाएगा, आपके प्रॉब्लम्स को सुनेगा, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। आप बोलोगे मुझे नहीं करना है इसके अंडर काम, तो आपको स्विच करके दे देगा, डिपार्टमेंट चेंज करके देगा, फील्ड चेंज करके देगा, कहीं और शिफ्ट करेगा। पॉइंट समझ में आया? तो हर एक फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए? ग्रीवेंस डिपार्टमेंट। दे विल लिसन टू द कंप्लेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड दे विल रेक्टिफाई द कंप्लेंट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कंप्लेंट सुनेंगे भी और कंप्लेंट सॉल्व भी कर देंगे। आफ्टर क्विटिंग द आईसीसी, मेरा वहां पे 3 साल मैंने, मुझे आई रिमेम्बर आई वर्क 3 years 8 months इन आईसीसी एंड एवरी ईयर आई गॉट 3 प्रमोशन हुआ। मैं एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर बन गया, उसके बाद मुझे लगता है मैं सीनियर फाइनेंशियल मैनेजर बन गया। 3 साल 8 महीने के अंदर मेरा 3 प्रमोशन हुआ था। देन आई क्विट एंड आई जॉइन द एचडीएफसी बैंक एज ए सेल्स मैनेजर। तो 3 साल 8 महीने, क्योंकि साले तुम लोग काम तो वही करवा रहे हो, सिर्फ प्रमोशन मेरे नाम बढ़ा रहे हो, काम तो वही करवा रहे हैं मेरे से, तो फिर क्या को चेंज करूं? मैं फील्ड चेंज किया, एचडीएफसी ज्वाइन किया घाटकोपर। अब एचडीएफसी का किस्सा देखो, ये जॉब इसलिए मैं नहीं करना पसंद किया। एचडीएफसी में ज्वाइन किया, एचडीएफसी में मेरा बॉस एरिया मैनेजर था, साउथ इंडियन था। अब वो पहले अच्छे से बात किया, उसके बाद मेरे पास 10 लोगों का टीम था, मतलब ऐसे 1 2 3 आप जैसे लोग, मतलब जो टीवाई होने के बाद जॉब ढूंढ के कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप जॉब के लिए आ जाते हो। तो मेरे को कौन से डिपार्टमेंट में डाला था? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करने का। और मेरे को 10-15 बच्चे दिए थे हर एक ब्रांच के हिसाब से, और काम करवा, मुझे मतलब ये था, आप अगर मेरे पास जॉब कर दो तो मुझे आपसे काम करना है, करवा के लेना है, दैट्स इट। मतलब आपको क्या ओपन करना है? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कस्टमर को ओपन करना है। तो एवरीडे होता है, कभी नहीं होता, करेक्ट है। रोज होता रहेगा तो फिर ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। तो मेरे को बोलते था बच्चे लोग को गाली दे, उनसे प्रेशर डाल, अपने से तो होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तक अपने इंडिपेंडेंटली काम किया था, फ्रीडम किया था, तो मैंने भी चिल्ला बिल्लाता था। वो लोग थोड़ा थोड़ा काम करते थे, 2 बजे साले कमीने घर पे भाग जाते थे। और मैं उनको बुलाता भी नहीं था। ये क्या करता था, मैं सवेरे 7 बजे उठ के इधर से चला जाता था, मैं
दादर जाके ट्रेन चेंज करता था, घाटकोपर 8:30 बजे मैं ब्रांच में पहुंचता था। उसके बाद रात को 6:30 बजे जब बैंक बंद होने 2-2:30-3 बजे बैंक बंद होता है HDFC, 6 बजे तक हम लोग बैठेंगे, चलो ठीक है। 6 बजे भी निकलता हूँ तो घर पे आते आते मेरे को 2-2.5-3 घंटा लगता है। ये बराबर 6:30 बजे का बोलेगा मैं आ रहा हूँ करके, 6:30 बजे मेरा मीटिंग लेने के लिए आएगा, 8 उधर बजाएगा, 8 8:30 बजे मैं घर उधर से निकलेगा, 10 10:30 बजे मैं रोज घर पे आता था। साला देख लिया। एक दिन तो उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसने मेरे को गाली दे दी। हाँ सच है, फैक्ट है, एरिया मैनेजर उसने मेरे को गाली दे दिया। अभी अपने को तो पसंद है कोई गाली दे। मैंने उल्टा उसको कुछ बोला नहीं, मैं गया ब्रांच में, सीधा बैठ गया कंप्यूटर पे और डाल दिया उस MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर HDFC का जो ओनर है आदित्य पुरी, मेरे टाइम पे वो था। मैंने मेरे मेल पे, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे मेल बॉक्स में अभी भी मेल है टाइप किया हुआ, मैंने सेंड किया हुआ। मैंने उसके बारे में सीधा मोलिस्टेशन का केस डाल दिया, हरासमेंट और घर पे चला गया। नेक्स्ट डे पे आ गया, धड़ा ब्रांच चालू हो गया कॉलेज में। तो मेरे को उसको बुलाया, उसको मतलब बहुत MD कंप्लेंट मतलब बहुत बड़ा कंप्लेंट होता है बेटा। आप अपने बॉस के पास जा सकते हो, बॉस के पास जा सकते हो, मतलब एरिया मैनेजर रीजनल मैनेजर के पास जा सकते हो। मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट किसको किया? ओनर को किया। बिग कंप्लेंट क्यों? मेरे तो डिसाइडेड था करना ही नहीं ऐसा काम, तो मैं एकदम क्विट के मूड में ही था, जो होगा होगा। मैंने क्विट भी कर दिया कंप्लेंट डाल के, बाद में फाइल डाल दिया, तो इस पे चला गया काम के बाद में ज्वाइन कर दी। 3 महीने घर पे बैठा, बाद में दूसरा जॉब मिल गया। तो एनीवे, तो पॉइंट क्या था, ये होता है पर ये कुछ काम का नहीं होता है रियलिटी में। ये पेपर के लिए हम लोग को पढ़ने के लिए अच्छी बात है कि हर एक कंपनी के अंदर ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए। ग्रीवेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? दे विल लिसन टू द कंप्लेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड दे विल रेक्टिफाई एंड सॉल्व द कंप्लेंट ऑफ एम्प्लॉय। That's the work of department. That's why each and every organization should have a grievance department in their organization. और आई थिंक मुझे लगता है लास्ट वाला पॉइंट है मिसलेनियस। क्या लिखा है देखो उसके अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को क्या देना चाहिए? फेयर ट्रीटमेंट। अच्छे से उनसे बात करना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए। टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट एंड इंकरेज। आप अच्छा काम करते हो तो आपको शाबाशी देना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। Point number 2, introduce code of conduct. Introduce code of conduct, rules and regulation. You should have to maintain the discipline in the organization. Okay. So next, to provide opportunity and meaningful work and recognize goal to protect the religious, social and political rights of the employee. हाँ, हर एक एम्प्लॉय के जो रिलीजियस होते हैं, धर्म होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने। अलाउइंग फॉर्मेशन एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। क्या लिखा है? अलाउइंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल मतलब होता है, फॉर्मल मतलब तुम लोग जो काम करोगे व्हाइट कॉलर वाला, वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब जो अनपढ़ लोग काम करते, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल वर्क। तो ये पॉइंट अपने लिए निग्लिजिबल है, बट रेस्ट ऑफ ऑल यू कैन कंसीडर। तो ऑल 10 पॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन ये था, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या करना चाहिए टुवर्ड टू माय एम्प्लॉय। तो आपने देखा एज ए एम्प्लॉय मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड हैव टू कीप माय एम्प्लॉय ऑन अ परमानेंट बेसिस। आई शुड नॉट हैव टू अपॉइंट माय एम्प्लॉय ऑन अ टेम्पररी बेसिस। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, उनको मॉनिटरी फैसिलिटी देना चाहिए, उनको नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी देना चाहिए। एग्जांपल, हेल्थ फैसिलिटी देना चाहिए, मेडिक्लेम फैसिलिटी देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए, इंक्रीमेंट देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। As a business organization, I should have to keep healthy and safe. I should have to maintain the safety measures to my worker. कैसे मेंटेन करेगा? जो भी फैक्ट्री में मशीन है, आई शुड हैव टू मेंटेन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेगुलरली। मुझे मेरे फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है उनका मेंटेनेंस और रिपेयर रेगुलरली करना चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे। गुड, आई शुड हैव टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप विद माय एम्प्लॉय। उनके प्रॉब्लम्स को मुझे सॉल्व करना चाहिए, इमीडिएटली रेक्टिफाई करना चाहिए। इससे हम दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और कंपनी का डेफिनेटली ग्रोथ होगा। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। आई शुड नॉट हैव टू फॉलो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू एम्प्लॉय। आई शुड हैव टू सपोर्ट द ट्रेड यूनियन। Education, each and every employee should have to give the education and regularly training so that they will upgrade their knowledge and they will do the performance. Workers participation management. Each and every worker should be participate into the management in the company, so they can suggest and advise to the management also. Promotions you have to give to the workers, but on the basis of performance. Proper. Each and every organization should have a grievance department. They should have to listen the
problems and complaint of employee and immediately rectify of that complaint also. Last वाला fair treatment. Read करो एक बार. जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने बताया ना वो कॉपी पेस्ट है, टेक्स्ट बुक वाला ही है, तो यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी बाय टेक्स्ट बुक. और ये अलग बताया, और अगर अलग भी है तो अच्छा है, मैंने जो बोला वो सिंपल है. हाँ हाँ दिन में 24 घंटे घर पे रहते हो, 1 घंटे के लिए इधर आते हो, तो फिर भी आप लोगों को सबको खड़ूस बॉस मिलना चाहिए. खड़ूस खड़ूस बोला, कंजूस. Hey भाई रीड करो. If it is any difficulty in any points, kindly please ask me immediately. समझ में आ रहा है सारे पॉइंट्स? That's great then. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलो पॉइंट नंबर देखो. एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड टू गवर्नमेंट. पेज नंबर चाहिए 120 पे डाल दो. चलो अज्यूम करते हैं तुम लोग सब फ्यूचर में जाके खुद का बिजनेस करोगे, जॉब नहीं करोगे. अज्यूम करते अब सब बिजनेसमैन हो आप लोग, हम सब बिजनेसमैन है, राइट. हम लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, यस और नो. हम बिजनेस क्यों करते हैं? फॉर अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, करेक्ट. तो एज अ बिजनेसमैन यू आर अर्निंग प्रॉफिट एवरी डे, राइट. एवरी ईयर आप पैसा कमा रहे हो. सिर्फ पैसा कमाने के अलावा व्हाट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड टू गवर्नमेंट? एज अ बिजनेसमैन मुझे गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हो ना. अगर आप जॉब करते तो सैलरी में टैक्स पे कर, इनकम टैक्स पे करते, यस और नो. बराबर है ना. अगर आप जॉब करते तो भी आपका टैक्स कट जाता था सैलरी में से. अब आप बिजनेस करें तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी, यस और नो.
इसका मतलब एज अ बिजनेसमैन आई हैव टू पे रेगुलरली टैक्स टू द गवर्नमेंट। ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना और बहुत सारी चीजें करना है। तो पॉइंट नंबर 1 से चालू करेंगे। So what is my responsibility as a business organization? What is my responsibility toward to government? As a business organization, I have to pay regularly and timely tax to the government out of my profit. Point word is very important. Out of profit. Tax loss में नहीं होता ना। अगर सर लॉस हुआ तो कहां से टैक्स करूंगा? सो मैं नहीं बोल रहा हूं आपको भरने के लिए, तो इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट रेगुलरली आउट ऑफ माय। ठीक है, पॉइंट बहुत सिंपल था। पॉइंट नंबर 2, ये भी ठीक है। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मुझे सी गवर्नमेंट मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी मैंने तुम लोगों को पिछले साल ये पढ़ाया था, एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, याद है कि नहीं? गवर्नमेंट हैज डिजाइन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अ बिजनेसमैन। अंडर दैट देयर 3 चेंजेस आर देयर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब मालूम है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंक्रीज द बिजनेस फ्रॉम नेशनल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल, दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो जब आप ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस करते हो तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं? तो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है। So as an organization, I should have to follow the rules and regulations of the government. I should not have to discourage the rules and regulations which is charged by the government. तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, पॉलिसी बनाए हैं बिजनेसमैन के लिए। अगर लाइसेंस कंपलसरी बोला है तो लाइसेंस मुझे निकालना चाहिए। अगर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने डिजाइन करके दिया है तो मुझे काम उसी बाउंड्रीज के अंदर मुझे करना चाहिए। सो शॉर्टकट में मुझे क्या बोलना चाहिए? एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई शुड हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, मुझे उस बाउंड्री के अंदर और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही काम करना है। पॉइंट 1 और 2 बहुत सिंपल था। पहला, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टू पे द टैक्सेस रेगुलरली टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ माय प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट, as a business organization I have to follow the rules, I should have to respect the rules and regulations of charged by the government। जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए उसके मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के वजह से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? पॉइंट क्या था? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, मेरे फॉरेन एक्सचेंज कमाने से गवर्नमेंट को क्या फायदा मिलेगा? बात बहुत सिंपल है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर बिजनेस फ्रॉम नेशनल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज होगा ना। जब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझ में, इफ इंडिया इज सेलिंग एक्सपोर्ट, इंडिया सेल्स गुड्स टू द चाइना। इंडिया ने किसको गुड्स भेजा? चाइना को। चाइना से मुझे क्या आएगा? पैसा इंडियन रुपीस में आएगा, करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। यस और नो? अब सवाल ये उठता है, मेरे सेल करने से, एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट को क्या फायदा? जब फॉरेन एक्सचेंज होता है, आउट ऑफ दैट फॉरेन एक्सचेंज सम ऑफ अमाउंट गोस टू द गवर्नमेंट। समझ में आया? तो जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना एक्सपोर्ट होगा, जितना एक्सपोर्ट होगा उतना फॉरेन एक्सचेंज होगा, जितना फॉरेन एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? सो दैट्स व्हाई एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टू थिंक बिग। मुझे डोमेस्टिक लेवल पे काम करने से अच्छा आई शुड हैव टू इंक्रीज माय बिजनेस फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल सो दैट माय फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज एंड बेनिफिट गोस टू द गवर्नमेंट। एक तरीके से आप गवर्नमेंट का साथी दे, भारत का साथी दे रहे हो ना, भारत का बिजनेस बढ़ा के। यस और नो? भारत में पैसा ला रहे हो,
इससे बड़ी बात क्या है, कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है आप लोगों की वजह से। अगर आप नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में काम करोगे, हमारे कंट्री को ही पैसा मिलेगा ना, तो इससे हमारे कंट्री का इकोनॉमी अल्टीमेटली डेवलप हो रहा है। इसका मतलब कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 आ गया इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, समझ में ठीक। आप लोगों की वजह से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अरे भाई हर इंसान आज जॉब पे लग जाए, हर इंसान आज बिजनेस करे, तो उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पीसीआई बढ़ेगा, बराबर ना। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। तो दैट्स व्हाई अल्टीमेटली while you are running the business from national to international level, each and every businessman की वजह से कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रही है, कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है। जैसे कि आपने कंपनी का कोई सब काम किया, आपके जो ज्यादा बड़ा बात नहीं करता, छोटा छोटा बात करते हैं। मैंने एक थोड़ा कंपनी स्टार्ट किया, मेरे कंपनी में 10 लोगों को काम पे रखा, तो मेरे वजह से 10 लोगों का घर चल रहा है कि नहीं, 10 लोगों को जॉब मिला कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगा, जैसे और नो कितना सारा गवर्नमेंट का, अपने गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स क्या पिछले साल मैंने पढ़ाया था। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेसिंग बाय आवर कंट्री? पहला था पॉपुलेशन, दूसरा था पॉवर्टी, तीसरा था अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद था करप्शन, ये सर नो ये सारे प्रॉब्लम्स था। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस करोगे, 4 लोगों को काम पे रखोगे, 4 लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, पॉवर्टी खत्म होगा, इससे आप अपनी कंट्री को स्ट्रांग बना रहे हो, डेवलप बना रहे हो। तो because of you people, because of all the business organization, our country is becoming economically strong. आर्थिक हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, फाइनेंशियली डेवलप हो रही है। नाउ इंप्लीमेंटिंग द सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉइंट नंबर 5 में लिया है, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट द कोऑपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर बाय इंप्लीमेंटिंग द सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लान्स। अच्छा, गवर्नमेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप इतना पैसा कमा रहे हो ना, एक पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट करता हूं क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट उसका आने वाला है, तो अभी बता देता हूँ। चलो, इसमें नहीं लिखा है आपको, एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, आप जितना पैसा कमाते हो उससे थोड़ा पैसा आप क्या करो, चैरिटी करो, सोशल के लिए खर्चा करो। आप पैसा कमाते हो ना, जैसे अभी थोड़ा एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ। हमारा इंडिया का टॉप 5 में जो सेक्टर आता है, टाटा, रतन टाटा, नाम सुना है ना, टीवी पे हाईलाइटेड न्यूज था, रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपया दिया वेंटिलेटर्स लाने के लिए। रतन टाटा इज नॉट अ गवर्नमेंट, ही इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टाटा, रतन टाटा इज अ एम्प्लॉयर ना, टाटा कंपनी का मालिक है, बराबर। अब उसको क्या पड़ी है 1500 करोड़ रुपया देने के लिए, बट ही हैज प्रोवाइड सम चैरिटी डोनेशन आउट ऑफ हिज प्रॉफिट। सो सी, उसका एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आप जो पैसा कमाते हो उससे थोड़ा चैरिटी को। सलमान खान बीइंग ह्यूमन रनिंग, जितना प्रॉफिट कमा रहा है उससे थोड़ा सोशल काम कर रहा है। मेनी पीपल्स, आपने देखा अक्षय कुमार डूइंग द चैरिटी फॉर आर्मी पीपल्स, मतलब सबका प्रोडक्शन हाउस है, सबका प्रोडक्शन हाउस है, सब लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। तो एज आप लोगों के लिए भी यही एप्लीकेबल है। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू शुड हैव टू इंप्लीमेंट सम काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटीज एंड सोशल प्रोग्राम्स, राइट। नेक्स्ट वन, सजेशन टू द गवर्नमेंट। अब इन केस गवर्नमेंट वांट टू डिजाइन सम प्लान एंड पॉलिसी, अपने गवर्नमेंट जैसे मोदी इज स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, पीएम है, अब उनको गवर्नमेंट को कुछ बिजनेस प्लान और पॉलिसी में चेंजेस लाना है, तो मैं एडवाइस लेगा, ऑफकोर्स लेगा। किससे लेगा मालूम है क्या? जो भारत के सबसे ज्यादा बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, जैसे कि अडानी, जैसे कि रिलायंस अंबानी, जैसे कि रतन टाटा, जैसे महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, तो ये लोग बड़े व्यापारी है। तो इन दैट केस क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना, आई वांट टू डिजाइन, आई वांट टू चेंज, आई वांट टू मॉडिफाई सम प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो मुझे क्या करना चाहिए, इन सबसे मुझे क्या लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, यस और नो। मुझे इन सबसे क्या लेना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए। और एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टू गिव सजेशन एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट, ये मेरा काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा कमाओ, लेकिन इन दैट केस समटाइम्स यू शुड हैव टू प्रोवाइड एडवाइस, sometimes you should have to provide suggestion to the government. No favor. As a business organization, I should not have to favor anti-social activity. एक बिजनेसमैन, भारत का नागरिक और भारत का बिजनेसमैन होने के साथ साथ
मुझे एंटी सोशल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, फेवर नहीं करना चाहिए। एंटी सोशल एक्टिविटी का मतलब होता है आतंकवाद। समझ में आया? मुझे ये सारी गलत चीजें जो हो रही है, करप्शन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, टेररिज्म, इन सबको मुझे दिस थिंग्स इज कॉल्ड एंटी सोशल एक्टिविटी। भारत में सब चीजें होती है, तो इन सब चीज को मुझे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इन सबको प्रमोट नहीं करना चाहिए। यस और नो? नेक्स्ट वन, लास्ट वन, कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट के खजाने में थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग डोनेशन एंड चंदा, राइट? डोनेशन, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। गवर्नमेंट के खजाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। मैं कमा रहा हूँ 100 रुपया, तो 100 रुपए में से 5 रुपया डोनेट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ कि नहीं? तो सेम एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट। So as a business organization, I have to provide some funds to the government in case of emergency, in case of natural calamity। भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, साइक्लोन आया, सब लोग हेल्प करते कि नहीं? बड़े बड़े बिजनेस में थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते कि नहीं? सेम बोला है, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, यू हैव टू कंट्रीब्यूट डोनेशन इन अ गवर्नमेंट ट्रेजरी। सिर्फ आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका कुछ सामाजिक काम भी होना चाहिए। तो ये सामाजिक काम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, टुवर्ड टू गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच। That's it for the day.